आरजू, आरजू, अरे आरजू, यस आरजू, सर। ये तो धोखा है? सर वो आज थोड़ा लेट हो गया था बायो ट्यूशन से आने में, ओके इसीलिए फिर ओके, मैंने तो लिखो आगे बॉइड। नए टॉपिक का नाम है बॉइड, ठीक है। तो बॉइड क्या होती है कि जब हम एक एटम्स को आपस में रखते हैं तो उनके बीच में स्पेस खाली रह जाता है और उस खाली जगह को ही हम वॉइड के नाम से जानते हैं। तो ये जो जगह बच गई इसको हम वॉइड कहते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, परमाणुओं के बीच में, एटम्स के बीच में जो वैकेंट स्पेस होता है उस स्पेस को हम वॉइड कहते हैं। अब वॉइड के टाइप कितने होते हैं? तो वॉइड क्या है, कई सारी टाइप की होती है। तो पहली टाइप है, ये वॉइड जो है वो आरजू कितने एटम से बन रही है? ये बन रही है 3 से, तो इसको हम कहते हैं ट्राइगोनल वॉइड, त्रिकोणीय वॉइड। अब अगर हम यहां पर एक एटम और रख दें इसके ऊपर तो ये वाली जो वॉइड है वो 4 से बनेगी। रीड का पेपर कैंसिल हो गया भैया। जी सर। तो ये जो वॉइड है वो 4 से बनेगी, तो इसको हम कहेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, चतुष्फलकीय रिक्तिका। और अगर ये वॉइड 6 एटम से बनती है ऐसे करके, ये तो 3 हो गए और 3 ये, तब हम इसको कहते हैं हेक्सागोनल वॉइड, हेक्सागोनल वॉइड, षटफलकीय रिक्तिका। और एक चौथी वॉइड और होती है, वो ये होती है, और इस वाली वॉइड का नाम होता है क्यूबिक होल। तो कितने टाइप की वॉइड हो गई है आरजू? 4। तो 4 टाइप की वॉइड बन गई। अब इनके जो साइज होते हैं ना वो लिख लो। तो कोई बता सकता है कि इनके साइज क्या होते हैं? हाँ, तो ट्राइगोनल वॉइड का साइज 2 to 5 होता है। टेट्राहेड्रल का 0.414 होता है या 414, 414। 414। और इसका होता है 0.732 और इसका होता है 1। क्लियर? तो ये 4 वॉइड क्लियर है। अरे बताओ, क्या ये वॉइड क्लियर है? यस सर। अब ध्यान से सुनना, काम के बाद जो एग्जाम में काम आती, ध्यान से देखना। यहां पर मैंने एटम लिखा है और यहां पर वॉइड। वन एटम के लिए, वन एटम के लिए दो दो ट्राइगोनल नहीं, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होती। एक एटम के लिए 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होती है और एक एटम के लिए एक हेक्सागोनल या ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और एक एटम के लिए 8 ट्राइगोनल वॉइड होती है। ये नॉर्मली आज तक आया नहीं है। और एक एटम के लिए एक क्यूबिक होल होता है। इस बात को कहीं लिख लो। वन एटम के लिए कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड आरजू? आरजू यस सर। कितनी वॉइड?
1 एटम के लिए कितनी टेट्राहेड्रल बॉन्ड? सर 2 2। और एक एटम के लिए कितनी ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड? 1 एक एटम के लिए कितने क्यूबिक होल? 1। और एक एटम के लिए कितनी ट्राइगोनल बॉन्ड? सर 8 8। ठीक है ना। ट्राइगोनल बॉन्ड का क्वेश्चन मैंने कभी देखा नहीं। अब कहीं पे एक नोट लिख लो, इंपॉर्टेंट। बोलू नोट? बोलो। यस सर। बॉइड के क्वेश्चन में बॉइड पर ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ही लिखना है, कहानी नहीं सुना रहे हैं। बॉइड के क्वेश्चन में बॉइड पर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो बताओ भैया, बॉइड के क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है? बॉइड पे ध्यान रखना है। दूसरी बात लिखो, वो हमसे हर्षित पूछेगा कि ऑक्टाहेड्रल बॉइड की लोकेशन क्या होती है? हर्षित, अरे हर्षित बोल भाई, ऑक्टाहेड्रल बॉइड की लोकेशन क्या होती है? कहां पे मिलेगी ऑक्टाहेड्रल बॉइड? ये हमको दो जगह मिलती है। एक तो मिलती है फेस सेंटर पर, सही है क्या? नहीं, ये मिलती है एज सेंटर पर, किनारे पर, और प्लस बॉडी सेंटर पर। और जो टेट्राहेड्रल बॉइड है वो कहां मिलेगी? बोल भैया हर्षित। ठीक है ना। ये हमको मिलती है बॉडी डायगोनल पर। कहां मिलती है? बॉडी डायगोनल्स पे मिलती है। और कॉर्नर से उसकी लेंथ 1/4 होती है, ठीक है ना। 1/4 लेंथ। क्लियर है? अरे कोई डाउट तो नहीं है? सर अब इसमें देखना कैसे होगी? पहला को कॉर्नर से 1/4 लेंथ? नापनी पड़ेगी। बॉडी डायगोनल जैसे 4 एंगस्ट्रॉम का है तो 1 एंगस्ट्रॉम एक डिस्टेंस पे निकलेगी। पर ये बहुत बड़ी बात है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती कभी। मतलब मैंने ही कभी यूज नहीं करी है लाइन। ये कितनी दूर मिलेगी? बॉडी डायगोनल पे मिलती है। और एक लाइन और लिख लेना, हर बॉडी डायगोनल पे 2 होती हैं। हर बॉडी डायगोनल पे 2 होंगी, ठीक है। ईच बॉडी डायगोनल कंटेन 2 टेट्राहेड्रल बॉइड। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन देखना जो हमारे सामने स्क्रीन पर है। एन एटम के लिए कितनी टेट्राहेड्रल बॉइड होंगी? टेट्राहेड्रल 2। कितनी? तो 2n। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एन एटम के लिए कितनी ऑक्टाहेड्रल बॉइड होंगी? 1। 1। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देखना। ए प्रेजेंट इन सीसीपी स्ट्रक्चर, ए प्रेजेंट इन सीसीपी स्ट्रक्चर एंड बी प्रेजेंट इन octahedral void, be present in octahedral void, calculate formula, AB फॉर्मूला कैलकुलेट करो। AB। तो अब जो स्मार्ट बच्चे होते हैं और जो वो void पर ध्यान रखते हैं, void कौन सी है? सर ऑक्टाहेड्रल
अब ध्यान से देखना क्वेश्चन कैसे करते हैं। सबसे पहले तो ए और बी को लिखा, देख लेते हैं कितने टाइप के एटम है। तो ए है और बी है। अब बताओ कौन सा एटम वॉइड में है? बी। बी। अब बता अर्जु कौन सी वॉइड में है? अरे बोलना। यस सर। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। बता यस। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होती है? 1। तो 1 ही हो जाएगा ये भी, यही आंसर हो जाएगा। और ये आइडियल फॉर्मूला है। अब इसमें वो क्या करेगा, कंडीशन डालेगा। और कंडीशन नंबर 1 ये है, क्या है? इफ बी कवर, इफ बी कवर हाफ टेट्राहेड्रल, हाफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अगर बी आधी ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करे तो फॉर्मूला क्या होगा? है A2B। तो अब देखो ध्यान से देखना, ये तो आइडियल फॉर्मूला लिख लिया, पर बी ने केवल आधी ही कवर करी है तो 1/2 हो गया। इसको होल नंबर में कन्वर्ट किया तो आंसर हो गया A2B। क्लियर है? क्लियर है आरजू? यस सर, क्लियर है। डाउट है क्या? नो सर। लिखो अगला, अगला क्वेश्चन। ए एफसीसी स्ट्रक्चर में है ए, और बी टेट्राहेड्रल वॉइड में है। बी टेट्राहेड्रल वॉइड में है तो फॉर्मूला क्या होगा? AB2। तो देख, देख ले आरजू, तो ही सबसे जूनियर है इनमें। ए बी, बी कौन वॉइड में है? बी कौन सी वॉइड में है? अरे बोल लो। टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होती है? 2। तो 2 लगा दिया। और ये कौन सा फॉर्मूला बन गया? आइडियल। अब इसमें वो कभी कभी कंडीशन डाल के भी दे देगा। इफ बी कवर, इफ बी कवर ओनली 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड, अगर बी केवल 2/3 वॉइड को ही कवर करे तो फॉर्मूला क्या होगा? A3B4। तो अब क्या करेंगे, ए और बी 2 तो लिख लिया। अब इसने कितना कवर किया? केवल 2/3। तो फॉर्मूला हो जाएगा AB43। और इसको होल नंबर में कन्वर्ट किया तो A3B4। बढ़े आगे? जी। कोई डाउट है? अगला क्वेश्चन हमारे पास, जो ऑक्साइड आयन है, ऑक्साइड प्रेजेंट इन HCP स्ट्रक्चर, प्रेजेंट इन HCP स्ट्रक्चर, ठीक है ना? आगे बढ़े। A प्लस कवर, A प्लस कवर कितनी वाइड? 1 मिनट रुकना है ना। 1/3, 1/3 ऑक्टाहेड्रल वाइड एंड B +5 कवर, B +5 कवर 1/6 टेट्राहेड्रल वाइड। कैलकुलेट फॉर्मूला। AbO3। KClO3 आएगा इसका उत्तर। AbO3। तो अब सबसे पहले तो आरजू क्या करते हैं, उन एटम को लिखते हैं जो हैं। तो कौन कौन से एटम है? ए बी और ओ, 3 एटम है। कई बच्चों को मैंने इसमें डूबते देखा है कि वो ओ पे ध्यान ही नहीं रखते और ए बी पे ही ध्यान रखते हैं। अब वॉइड में कौन कौन है? ए और बी। ए कौन सी वॉइड में है?
आरजू सर कौन सा? ए कौन सी वॉइड में प्रेजेंट है? ऑक्टाहेड्रल। तो देखो ए कौन सी वॉइड में है? ऑक्टाहेड्रल। ए है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, तो कितनी होगी? 1 1। और बी कौन सी वॉइड में है? टेट्राहेड्रल। तो 2 होंगी। और ये हमारा आइडियल फॉर्मूला तैयार हो गया। अब हम इसमें कंडीशन लगाएंगे। तो कंडीशन में कह रहा है ए ने 1/3 ही कवर करी है और बी ने कितनी कवर करी है? बी ने 1/6। तो देखो ये बात सबको समझ आ रही है क्या? जी सर। इसको होल नंबर में बदला तो ये हो गया AbO3 और ये KClO3 के जैसा एग्जाम्पल है। क्लियर? कोई डाउट है? अरे बोलो, किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। पक्की बात? जी। आगे बढ़े। तो वॉइड के क्वेश्चन काफी आते हैं। अब हम इसके न्यूमेरिकल सेक्शन में जा रहे हैं। हम इसके न्यूमेरिकल सेक्शन में घुस रहे हैं। न्यूमेरिकल सेक्शन में घुसने के लिए सबसे पहले तो हमको ये टेबल, अगर न्यूमेरिकल करने हैं तो ये टेबल याद होनी चाहिए। ये SSC, ये BCC और ये FCC। तो बताओ SSC का जेड कितना होता है? जेड 1 1 2 4। इसका जेड 1 होता है, इसका जेड 2 होते हैं। इसके जेड 2 होते हैं, एक आयोनिक होता है और एक मेटेलिक। मेटेलिक के लिए 2 होता है और आयोनिक के लिए 1। जैसे सीजियम क्लोराइड के लिए 1 होगा और सोडियम के लिए 2 होगा। और FCC के लिए जेड की वैल्यू 4 होगी। इसमें किसी को डाउट है तो बता दो भैया। सर ये क्या बताया आयोनिक में? आयोनिक में 1 और जेड की वैल्यू। अगर वो क्वेश्चन में हमको कहता है सीजियम क्लोराइड और सीजियम अगर सीजियम क्लोराइड दे रखी है तो 1 और सीजियम क्लोराइड जैसा दे रखा है तो 2 कितना? 2। 2। जैसे वो कहे प्रदीप की स्ट्रक्चर सीजियम क्लोराइड जैसी है तो जेड कितना? 2। और सीजियम क्लोराइड का ही न्यूमेरिकल आ जाए डायरेक्ट तो 1। 1। दूसरी बात, इसकी रेडियस में और एज लेंथ में ये रिलेशन होता है A/2 का।
बीसीसी में ये रिलेशन ये हो जाता है 3/4a का, और इसमें ये रिलेशन हो जाता है √2/4a का। क्लियर है? अगर हम इसमें d रख देते हैं, d क्या है, जनरली 2r के बराबर होती है, तो d बराबर, ठीक है ना, तो इसकी जो a होती है वो d के बराबर हो जाती है, और इसकी जो r होती है, नहीं d, वो √3/2a के बराबर हो जाएगी, और इसकी जो d है वो √2/2a के बराबर हो जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़े। अब अगली बात एफिशिएंसी। इसकी एफिशिएंसी मतलब इसने कितने परसेंट स्पेस कवर कर रखा है, तो इसका आप π/6 × 100, और इसने कितना स्पेस कर रखा है, बोल भैया। √3/8। तो इसका जो स्पेस कवर कर रखा है वो होता है 3/8 × π, और ये बराबर होता है 68% के, और इसने जो स्पेस कवर कर रखा है वो 2/6 × π × 100, जो बराबर होगा 74%, और ये 52.6 हो जाएगा। क्लियर? 52.4 होगा कि 6 होगा? 4 होगा। अब इसमें खाली जगह कितना हो जाएगी दीक्षा? दीक्षा गई क्या? आप आरजू, अरे कोई बोलेगा क्या? योगिता? जी सर। ओके, तो ये खाली जगह है, तो इतनी भैया टेबल बना लो। फिर इस टेबल, ये टेबल कहां से आई है वो भी समझ लेना। दूसरी एक बात और लिख लो, तो ये टेबल काफी यूजफुल हो जाएगी। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होती है, और इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी 8 होती है, और इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होती है। सर एसएससी की 6 और नहीं F, होती क्या? अभी हम देखते हैं। और एफ, इसी को ना सीसीपी भी कहते हैं। हम चेक करते हैं ना। ठीक है सर। तो पहले तो भैया इतना टेबल उतार लो तो बता देना। हो गया सर। दीक्षा है कि गई? गई। आरजू भी गई। फिर हम पढ़ क्यों रहे? जिनके कोर्स में है वो तो एक भी नहीं दिख रहा, सिर्फ हर्षित दिख रहा है। तो अगर हमें चैप्टर कराना है, पेपर करना है, तो ये काम की बात बड़े। हर्षित, यस सर। हर्ष, इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। और ये हमें याद करने से फायदा होता है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन आता है, और अगर न्यूमेरिकल पोर्शन करना है तो इतना पार्ट याद होना चाहिए। बढ़े आगे। तो देख लो, डिराइव करके बता देते। हर्षित कोई डाउट वाउट तो नहीं है? इसमें नहीं है। देखो हमने क्या किया, एक क्यूब बना लिया, और उसके जो दो एटम या कॉर्नर पे रखे हुए हैं वो इस तरह रखे हुए हैं कि एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और दोनों एटम का साइज ना बराबर है।
दोनों एटम का साइज इक्वल है। ये थोड़े बड़े बड़े दिख रहे हैं पर बराबर है। यहां से यहां तक की लेंथ को ए कहते हैं। तो बताओ इसमें कितनी रेडियस इंक्लूड हो गई? योगिता, कितनी कितनी रेडियस आ गई इस ए के अंदर? 2। 2r। तो r बराबर E/2। a/2 हो गया। क्लियर? अब हम एफसीसी को देखेंगे। पहले जो एफसीसी स्ट्रक्चर होगी वो ऐसी होगी, और एफसीसी में 4 एटम यहां फेस पर रखे हुए होंगे और एक एटम इनको टच करता हुआ होगा जो चारों को टच कर रहा है। तो मैंने क्या किया, इस फेस का एक सिंपल डायग्राम बना दिया ऐसे करके कि ये 4 एटम हैं, कॉर्नर्स पे रखे हैं और ये एक फेस वाले एटम को टच कर रहा है और सबका साइज बराबर है। सबका साइज बराबर है। यहां से यहां तक की लेंथ ए है और ये भी ए है। तो बताओ ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? √2। ये हो जाएगा √2a। और इसको ना फेस डायगोनल के नाम से जानते हैं। तो जो फेस डायगोनल है वो √2a के बराबर हो जाएगा। फेस डायगोनल पे प्रदीप कितनी रेडियस आ जाएंगी? 4। इस पर 4 रेडियस आ जाएंगी। तो हमने 4r यहां रख दिया तो ये हो गया √2a। हमने इसको रीअरेंज किया तो हो गया √2/4a। एक एटम के न्यूक्लियस से दूसरे एटम के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को d कहते हैं, d। तो एक d बराबर कितने r है? 2r। 2r के बराबर है। ठीक है ना? तो r बराबर क्या हो जाएगा? d/2। इस वैल्यू को अगर हम r की जगह रख दें और सिंप्लीफाइड कर दें तो ये कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा d = √2/2 है। और एग्जाम में वो और भी बदमाशियां कर सकता है। वो ऊपर दोनों तरफ, नीचे और ऊपर √2 का मल्टीप्लाई कर देगा। √2 का मल्टीप्लाई कर देगा तो ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 2√2। क्लियर? तो ये है हमारी। अब ध्यान से यहीं पे एक चीज और देख लेना, उस टेबल में और इंक्लूड कर लेना। किसी क्रिस्टल होता है उसमें एक एटम यहां भी रखा हुआ होता है फेस पे, एज पे, और इसका साइज इस दोनों से अलग होता है। तो यहां से मैं इसको एक बार साफ करता हूं, ऊपर वाले पार्ट को। यहां से यहां तक की लेंथ a है और उसमें जनरली ये बाहर वाला एनाइन होता है और बीच वाला कैटायन होता है। तो बताओ इस A में कितने कैटायन आ गए हैं और कितने एनाइन? 2 कैटायन की रेडियस, 2 रेडियस कैटायन की और 1 रेडियस, 2 रेडियस एनाइन। तो A बराबर कितना हो जाएगा? 2r+ और r-, और इसी को हम 2d भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला हम तभी यूज कर सकते हैं, जब उसमें कैटायन और एनाइन दोनों की रेडियस के बारे में गिवन हो। क्लियर? किसी के लिए भी कर सकते हैं, Clear है? जैसे वो एफसीसी है? किसी के लिए भी यूज कर कहीं भी सकते हैं। किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, पर कैटायन और एनाइन दोनों की डिस्टेंस गिवन होनी।
अगर दोनों की डिस्टेंस गिवन नहीं है, दोनों के बारे में नहीं है, तब नहीं यूज करते। क्लियर? ठीक है सर। बढ़े आगे। अब हम तीसरे पार्ट की तरफ जा रहे हैं और उस तीसरे पार्ट का नाम है बीसीसी। तो ध्यान से देखना, बीसीसी क्रिस्टल बनाने के लिए मैंने ये बना लिया, और बीसीसी में हम ये वाली तो अभी अभी निकाल के चुके ही हैं, √2a, ये a है। डायगोनल का मतलब होता है एक लाइन जो सेंटर से गुजरे। डायगोनल का मतलब होता है जो लाइन सेंटर से गुजरे। अगर हमने उसको फेस डायगोनल बोला है तो फेस के सेंटर से गुजरेगी, और अगर बॉडी डायगोनल बोला है तो कहां से गुजरेगी? बॉडी बॉडी डायगोनल। तो फिर वो बॉडी के सेंटर से गुजरेगी। तो देखो पाइथागोरस लगाया तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? ये बॉडी डायगोनल किसके बराबर हो जाएगा? √3a के। ये बराबर हो जाएगा √3a के। और इस पर भी योग्यता कितनी रेडियस प्रेजेंट है? 4r। तो r बराबर कितना हो जाएगा? 3/4 √3/4। फिर से वही d बराबर 2r हो जाएगा। r की जगह वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा √3/4 है। डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो d हो जाएगा √3/। क्लियर? क्लियर है? बढ़े आगे। बढ़े। जी। अब ये हमारी हो गई तीनों की रेडियस का फॉर्मूला निकालने का तरीका। ठीक है? क्लियर है? अब ध्यान से देखना, हम एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल। एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल का मतलब है एटम ने कितनी जगह घेर रखी है। एफिशिएंसी का मतलब है एटम ने कितनी जगह घेर रखी है, कितना स्पेस कवर कर रखा है। तो पैकिंग एफिशिएंसी पीई निकालने का फॉर्मूला ये है जेड इंटू, जेड का मतलब होता है कितने एटम प्रेजेंट है, और जेड को हमने 4/3 पाई आर क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि एक एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और उस यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होता है? ए क्यूब। तो हमारा ये पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला बन गया। अब हम इससे किसी की भी पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। आरजू लौट आई है? आरजू है? अरे आरजू यस सर। कहाँ गई थी? सर नेट नहीं आ रहा था तो फिर वो वाईफाई चालू करवाया था, पता नहीं क्या हो गया था। ओके। तो देखो एसएससी के लिए जेड की वैल्यू कितनी? 1। एसएससी के लिए आर की वैल्यू कितनी? a/2। इसको सॉल्व किया तो ये π/6 आ जाएगी, और 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना कितना आ जाएगा? 52.4। क्लियर? अब हम एफसीसी की निकाल रहे हैं। बोल योग्यता एफसीसी के लिए जेड, एफसीसी का जेड, 4 ठीक है ना? ये हो जाएगा पाई आर। आर की वैल्यू कितनी? √2/4। ओके। नीचे ए क्यूब रख दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दी।
डायरेक्ट कर दें क्या मल्टीप्लाई है? इतने आ जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई की वैल्यू रखकर अगर डिवाइड करें तो 74% है। 74% है। क्लियर है? जी। बीसीसी की खुद निकालोगे या मैं ही निकालूं? है दोनों अलग अलग निकलेगी ना सर? तो बीसीसी की निकालेंगे तो देख लो जेड की वैल्यू कितनी, 2, 4/3 √3/4a क्लियर एक ही। का क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब। मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, इतनी वैल्यू आ गई। कितनी होगी? 68। 68% हो जाए। ये कई बार एग्जामों में पूछी जा चुकी है ये वैल्यू। ये वैल्यू कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी। ठीक है, ठीक है भैया, हटा दूं? है जी। अब लास्ट इसका डेंसिटी का पार्ट बचा है, न्यूमेरिकल पार्ट। तो देखना डेंसिटी कैसे निकालते। डेंसिटी सब जानते हैं, मास को किससे डिवाइड करते हैं? वॉल्यूम से। और ये जो मास है वो एक्चुअल में किसका मास है? यूनिट सेल का। और वॉल्यूम किसका है? क्लियर? क्लियर है? तो ध्यान से देखना, मास ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए जेड को m/na से करते हैं। ये इतना पार्ट किसके बराबर है? मास ऑफ यूनिट सेल के। और हमने इसको ए क्यूब या वॉल्यूम की जगह रख दिया तो क्या निकल आई? डेंसिटी आ गई। और जनरली इसकी डेंसिटी की यूनिट यह होती। अब मैं आपको ज्ञान की बात बताने वाला हूं। ज्ञान की बात यह है कि अगर m मास गिवन है, क्या गिवन है? अगर m क्या है? इफ m इज मास, क्या है? सिर्फ मास। देन तब Na का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ एटम। तब इसका मतलब नंबर ऑफ एटम होगा। और यदि m एटॉमिक वेट या मोलर मास है, एटॉमिक और मोलर मास है, तो इस Na का मतलब एवोगैड्रो नंबर हो। अगर हमें ये दो कंडीशन आती है तो हम एक बड़े न्यूमेरिकल को छोटा कर सकते हैं। तो हम इसको छोटा कर सकते हैं। क्लियर है? अब यहां पे मैं आपको एक चीज और समझा रहा हूं, ठीक है ना, जो 12th में नहीं समझाई जाती। ध्यान से देखना और समझना। वो हमसे पूछेगा 1 ग्राम पोटेशियम कंटेन हाउ मैनी यूनिट सेल? 1 ग्राम पोटेशियम में कितनी यूनिट सेल होंगे? क्लियर है? तो आप देखना इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन
सॉलिड स्टेट और मोल कंसेप्ट का मिक्सचर है। ठीक है, बढ़े आगे, बढ़े क्या? जी सर। अब ध्यान से देख लेना भैया सब जने, हम सब जानते हैं कि पोटेशियम की स्ट्रक्चर कैसी होगी? बीसीसी होगी ना, जी। और बीसीसी का जेड भी सब जानते हैं कितना होगा, ठीक है ना, 2 होगा। तो दो एटम अगर मिलते हैं तो कितनी यूनिट सेल बन जाएगी प्रदीप? जी सर। कितनी यूनिट सेल बन जाएगी? एक। एक यूनिट सेल बन जाएगी। तो अगर हमें 1 ग्राम में पता लग जाए, अगर हमें 1 ग्राम में पता लग जाए कि 1 ग्राम में कितनी होंगी, कितने एटम हैं, तो कर सकते हैं क्या? हाँ। तो ध्यान से देखना, इधर कर रहा हूं। पोटेशियम का वेट होता है 39 ग्राम। 39 ग्राम में कितने एटम होंगे? 1 मोल। 1 मोल का मतलब है एवोगाड्रो नंबर। तो बताओ 1 ग्राम में कितने एटम होंगे? Na इंटू 39 बटा 1 ग्राम। क्लियर? क्लियर है? क्लियर है ये वाला भाग, पार्ट Na/39 है? Na/39। अच्छा, कभी कभी ऐसे डूब जाते हैं यार, क्या करें। ठीक है, तो अब देखना ये पार्ट समझ आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? है? देखो भैया, ये वाले पार्ट बात समझ आ रही है क्या? है? जी सर। तो इससे क्या निकल आएंगी? नंबर ऑफ एटम। यूनिट सेल। अब ध्यान से देखना, इसको मैंने लिख दिया यहां, नंबर ऑफ यूनिट सेल। तो बताओ ये Na तो एवोगाड्रो नंबर है ना, फिक्स है। बताओ ये 2 कहां से आया था, ये वाला 2? ये जेड है। जेड है। और ये 1 कहां से आया? बताओ कहां से आया? W ग्राम से आया ना, गिवन इन क्वेश्चन। 1 ग्राम गिवन है ना, तो W ग्राम हो गया। और ये 39 कहां से आया? मॉलिक्यूलर। तो ये एटॉमिक वेट और मोलर मास से आया। तो अब ये किसी का भी क्वेश्चन करने का फॉर्मूला बन गया। क्लियर? क्लियर है? तो अगर वो हमसे कहता कि 1 ग्राम NaCl में कितनी यूनिट सेल होंगी, है? तो क्या करते हम, लिख लो अगला क्वेश्चन। है? सर दोबारा बोलना। 1 ग्राम NaCl कंटेन हाउ मेनी यूनिट सेल? 1 ग्राम NaCl में कितनी यूनिट सेल होंगी? NaCl तो FCC में हो। FCC में।
कोई भी मल्टीप्लाई कर ले तो बता देना। Four point one into 10⁻²²। एक जने का आंसर आया है 4 इंटू 10⁻²²। देख प्रदीप सही है क्या? और देखो इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता अगर कोई डूब जाए तो। ओके क्लियर? NaCl की वैल्यू तो 2 है, जेड की वैल्यू 2 आएगी ना सर इसमें? अरे गवार, NaCl के लिए जेड की वैल्यू नहीं आती तुझे? ऐसा मत कर यार। कहीं पे लिख, मैं बोलता हूं, मैंने बोला भी था, फिर से बोल देता हूं। SSC और सीजियम क्लोराइड का जेड एक होता है और सीजियम क्लोराइड का जेड कितना? एक। सीजियम क्लोराइड जैसा या BCC कहे तो कितना? 2। और FCC का ना रेफरेंस कंपाउंड है NaCl। FCC का रेफरेंस कंपाउंड है। ठीक है सर। तो जब रेफरेंस कंपाउंड है तो जेड कितना हो गया? 4। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। जेड की वैल्यू 4, 1 ग्राम 58.5। क्लियर? अब देख लो कोई डूब तो नहीं गया। है? पक्की बात? ठीक है भैया? जी सर। ठीक है ना? बाकी करेंगे कल भैया। अगर किसी को तुम में से रिडॉक्स पढ़ना हो, योगिता और प्रदीप, तो तुम क्लास प्लस पे आ सकते अभी अभी का सर सर हो। है? टाइम? अरे एक बात बताओ, जो हम ना आज एक क्लास रख लेते हैं, कितने बजे? 7:30 बजे? कितने बजे फ्री हो? सर 8 बजे तक तो ट्यूशन रहता है मेरा। 8 बजे तो रख दे। 8 जी बजे रख सर। दो। है? 8 बजे से रख दो। ठीक है, 8 बजे एक ट्रायल क्लास रखते हैं कि हम स्क्रीन पे पढ़ाते हैं, तो वो सही है क्या कि नहीं? हमारी फोटो होनी ही चाहिए। ये ऐसे बोर्ड पे पढ़ा दो, बोर्ड पे पढ़ा दो। बोर्ड बोर्ड पे नहीं पढ़ा सकते 8 बजे। 8 बजे बोर्ड ही नहीं होता, वो तो कंप्यूटर वाला बोर्ड होता है। चल कोई बात नहीं, हम उसमें अभी रिकॉर्डिंग करते हैं, योगिता को बुला लेंगे, ये खाली होगी तो। जी ठीक है? सर। कितने बजे ठीक है। खाली है? तू तो धन कमा रहा है। आप बता योगिता देना खाली सर। है या हम? योगिता खाली है या हम खाली? दो ही जने खाली। तू धन कमा। ठीक है? नहीं, आधे घंटे तो मैं भी सर फ्री हूँ। 6, 6:30 तक। है? 6:30 तो तक फ्री हूँ इसको सर। हम इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है?
तो आज क्लास प्लस पे लेने की सोच रहे हैं। वो एक्चुअल में क्या है, सेकंड ग्रेड में कुछ चैप्टर है, जी। तो हम सोच रहे हैं क्या करें। एक ऑप्शन ये है कि हम उन सोच रहे हैं इनकी रिकॉर्डिंग करके ही डाल दें। ये कैमरे से डालते हैं ना, इससे तो इसकी क्या है, वो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही। अगर हम पहले देखते तो सारी वीडियो क्या है, खराब हो गई, फिर से बनानी पड़ेंगी हमें। मतलब काम तो चल सकता है पर व्यापारिक इस दृष्टि से ठीक नहीं है। और ठीक है कुछ सर, ऑर्गेनिक वॉर्गेनिक पड़ रहा है कि नहीं? पढ़ रहे हैं सर। आज गांव से आया हूँ सर, अभी सुबह 10 बजे। आप और बताओ वो सर कौन सा है, टेस्ट लोगे संडे को? आप फिक्स करो टेस्ट। ठीक है, आज तो हमको ध्यान दिलाइए, हम उसमें ना टेस्ट डालेंगे, टेस्ट का शेड्यूल डाल देते, हाँ शेड्यूल ठीक है। सर। शेड्यूल डाल देते हैं। सर लाइव कराओगे क्या? तो है लाइव क्या, लाइव टेस्ट कराओगे क्या? लाइव नहीं, संडे को एक तो तुम्हें वैसा दे दिया करेंगे घर पे करने के लिए, हम्म। ठीक है ना। लेकिन सर टॉपिक फिक्स और करना। हाँ, टॉपिक फिक्स कर देते। हाँ टॉपिक वाइज ले लो सर। हाँ, वही टॉपिक हम लिख देते हैं, ठीक है ना। जी सर। ठीक। ओके, ओके। तुम फ्री हो तो देख